गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल द एस्पिरेंट्स चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको इससे एक ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि भारत में जब भी कभी भी कंपनीज बैंकरप्ट होती हैं या कॉरपोरेट जो वर्ल्ड में जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आपने पैसा तो दे दिया लेकिन अब वो इंसान आपको पैसा दे नहीं रहा वापस, ठीक है। तो उस केस में कंपनीज के पास क्या ऑप्शंस होते हैं, या फिर कोई जब कंपनी बैंकरप्ट हो गई है तो उस बैंकरप्सी से निपटने के लिए या फिर उस सिचुएशन से अपने बेनिफिट को निकालने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, उस रास्ते को ढूंढने के बहुत सारे तरीके अपनाए गए, बहुत सारे स्कीम्स चलाई गई, बहुत सारे लॉज बनाए गए, बहुत सारे कोड बनाए गए। उसी में से एक तरीका है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में समझते हैं। देखिए, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है। इंसॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एक इंडिविजुअल, एक कंपनी जब अपने कर्ज को देने में असमर्थ हो जाता है तो उस सिचुएशन को इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। लेकिन बैंकरप्सी क्या है फिर, अभी हम लोग समझेंगे कोड क्या है, पहले टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बैंकरप्सी एक लीगल प्रोसीजर है जहां पे जब वो कंपनी ऐसी हालत में है कि अब वो पैसे या अपने डेट को नहीं चुका पा रही है तो क्यों ना इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। इस कंपनी को बंद करने के लीगल प्रोसेस को बैंकरप्सी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से पहले एक और दो तीन टर्म से समझते हैं। एक होता है क्रेडिटर। क्या होता है? क्रेडिटर। एक होता है डेटर। अब क्रेडिटर का मतलब क्या है? मान लीजिए आप एक इंसान है ए और एक इंसान है बी, ठीक है। आपने बी को कुछ पैसे दिए, ठीक है, और बी ने बी को पैसे वापस लौटाने हैं। तो ए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। और बी क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा, क्योंकि बी को पैसे लौटाने हैं, ए को वो पैसे मिलने को है। अब ए ने सिर्फ पैसे थोड़ी, ऐसे कभी कभी होता है कि मान लो कि ए ने कभी ना पैसे दे दिया या फिर कभी ए ने गुड्स एंड सर्विसेज दे दी, ठीक है, और उसके बदले बी को पेमेंट करना है। ए कभी गुड्स दे सकता है और या फिर कभी पैसे दे सकता है बी को, और उसके बदले में इसको पैसे रिटर्न करने होते हैं, पैसे लेने होते हैं। तो अगर ए ने बी को पैसा दिया है और ही इज एक्सपेक्टिंग को उसको पैसा मिलने वाला है और नहीं मिला है, तो पहली बात तो अगर उसने पैसा दिया है तो वो कहलाएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर। क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर। लेकिन अगर उसने गुड्स दिया है और उसके बदले वो अगर पैसे एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? ऑपरेशनल क्रेडिटर। समझ में आ रहा है? आगे समझ में? हाँ जी। तो मतलब अगर आपने पैसे दिए हैं तो आपने फाइनेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में आप आओगे। अगर आपने गुड्स किसी इंसान को बेचे हैं और पैसा आपने मिलने वाला है या मिला नहीं है तो आप ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैटेगरी में आएगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है क्योंकि अभी इसी कोड के अंदर हम लोग को समझना पड़ेगा। ओके, ठीक है। देखो, आईबीसी कोड से पहले ना भारत में बहुत सारे लॉज थे। जैसे किसी भी कंपनी को अगर वो बैंकरप्ट हो चुकी है, सॉरी इंसॉल्वेंट हो चुकी है, तो उससे कैसे हम उसको बैंकरप्सी के कगार पे लाए या फिर लीगल प्रोसेस कैसे ढूंढे ताकि वो बिजनेस बंद हो सके, आराम से बंद हो सके। बहुत सारे लॉज थे भारत में। कंपनी लॉ बोर्ड था, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, सरफेसी एक्ट भी हमने देखा ही था, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, ये सारी चीजें थी। जहाँ पे इनका मेन मकसद ही क्या होता था कि अगर कंपनीज फाइनेंशियली फेल कर गई हैं या फिर कोई इंसान है जो बहुत डिले कर रहा है किसी कंपनी को वाइंड करने में, तो इसके चलते से मतलब इसके इसके प्रॉब्लम को डील कैसे किया जाए। तो इसके चलते भारत में बहुत सारे लॉस थे, बहुत ओवरलैपिंग लॉस थे और उतने इफेक्टिव नहीं थे, जिसके चलते भारत की जो पूरी क्रेडिट सिस्टम थी वो बहुत हैम कर रही थी, बहुत हैम्पर हो रही थी। तो भारत को लगा कि वी नीड टू हैव रिफॉर्म्स, हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। उस रिफॉर्म्स के साथ भारत ने बैंकरप्सी में रिफॉर्म्स के साथ भारत ने बिजनेस इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए, अपने मार्केट को इंप्रूव करने के लिए भारत ने एक कोड बनाया, एक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। अब समझ में आ रहा है इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, बैंकरप्सी का मतलब क्या है, और इन सारे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें करी एंड उसको हमने कोडिफाई किया, जिसको हमने बोला बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इन मई 2016 में हमने ये चीजें बनाई। अब ये क्या है, इसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले मान लो कि अगर आईबीसी कोड के अंदर आपको चीजें करनी है तो इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट कौन करेगा। मान लो कि आपने किसी इंसान को पैसा दिया, किसी कंपनी को पैसा दिया,
अगर आपके पास पैसा आ नहीं रहा या फिर आप बैंकरप्ट हो गए हो, उस केस में आप कैसे अपने बैंकरप्सी से फायदा उठा सकते हो, कैसे उस चीज को पूरा बंद कर सकते हो, कैसे उस चीज से अपने वैल्यूएशन को निकाल सकते हो, कैसे अपने आप को थोड़ा बचा सकते हो, या फिर कंपनी बंद भी करनी है तो कैसे उसको पूरा मार्केट से अच्छे से हटा सकते हो। तो ये एक माहौल है, एक सिचुएशन है। तो क्या करोगे? सबसे पहले इस आईबीसी कोड के अंदर इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करने की जिम्मेदारी किसके पास है? कौन ये स्टार्ट करेगा? कौन जाके किसी के पास एप्लीकेशन डालेगा कि हमें बैंकरप्ट हो गए, हमें हमें हेल्प कर दीजिए? तो ये कौन कर सकता है ये पूरा प्रोसेस? क्रेडिटर। अब वो कौन? फाइनेंशियल भी, ऑपरेशनल मैंने समझा दिया क्या है, और ये कॉर्पोरेट डेट यानी कि जिसने पैसा लिया है। कोई भी एक प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। कैसे स्टार्ट कर सकता है? पहली बात तो कंडीशन क्या है इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए? अगर यहाँ पे डिफॉल्ट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ है, अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिफॉल्ट हुआ है, इस केस में आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को यूज करके पहली बार एक एप्लीकेशन साइन करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे। किसको एप्लीकेशन आप डालोगे? यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। पहला स्टेप क्या है? आप एप्लीकेशन साइन करोगे और जाओगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। ये एप्लीकेशन कौन डाल सकता है? वो क्रेडिटर भी डाल सकता है, वो डेटर भी डाल सकता है। अब ये क्रेडिटर कौन है? ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, ये ऑपरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये एप्लीकेशन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा, तो सबसे पहले तो ये इंश्योर करना जरूरी होगा कि अगर आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसे 10 दिन पहले आपको अपने कॉर्पोरेट डेटर को ये नोटिस देनी पड़ेगी कि आप एनसीएलटी के पास जाने वाले हैं। ठीक, उस 10 दिन के अंदर भी अगर कोई चीज डेवलपमेंट नहीं होता है, उस केस में जो एनसीएलटी अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करेगी, और उसके बाद यानी कि अगर एनसीएलटी ने ये जो एप्लीकेशन है वो साइन कर लिया, ये एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया, तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर जिस प्रोसेस के थ्रू आपकी चीजें ठीक होने वाली है, या बैंक्रप्सी या वाइंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को ठीक किया जाने वाला है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो आइडियल टाइम क्या है इस पूरे प्रोसेस को खत्म करने का? यह है लगभग 180 दिन का रहता है कि आपको इतना काम करना है। ठीक है, और अगर कोई लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व है तो 330 दिन, और अगर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सिचुएशन है तो 330 दिन में ये पूरा प्रोसेस खत्म होना चाहिए। अब पहला स्टेप हो गया, आपने एप्लीकेशन साइन कर एप्लीकेशन डाल दिया, एनसीएलटी ने ये एप्लीकेशन एडमिट भी कर लिया। जैसे ही एनसीएलटी ने एडमिशन किया इस एप्लीकेशन को, अब वो बोलेगी यार देखो कंपनी की हालत तो बहुत खराब है, पहले अगर इसको बेचना भी है या फिर इसको ठीक भी करना है, क्योंकि इस पूरे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तुरंत ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है तो इसको हमको मतलब बंद ही करना है। वाइंडिंग इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, है ना, वाइंडिंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट्स द रिजोल्यूशन। कैसे इस कंपनी से हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सके, या इस कंपनी को कैसे हम रिवाइव कर सके। तो इसकी रिवाइवल के लिए ये जरूरी है कि हम इसका कंपनी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट इसका मार्केट वैल्यूएशन निकाल सके। तो इस चीज को करने के लिए, इसका मार्केट वैल्यूएशन निकालने के लिए, इस चीज को अच्छा करने के लिए, इस कंपनी को अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ लोग हायर करने पड़ेंगे जो क्या करेंगे, इस इंसॉल्वेंसी वाले चीजों में बहुत एक्सपर्ट होंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो एनसीएलटी उसके बाद पहले क्या करती है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हायर करती है, और साथ ही साथ इस हायरिंग के बाद वो उन सारे लोगों को बुलाती है कि एक पब्लिक अनाउंसमेंट करती है और बोलती है कि हम इस कंपनी का एक रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन जिन लोगों के पास ये एक प्रॉब्लम है कि इन्होंने भी पैसा दिया हुआ है इस कंपनी को, इन्होंने भी पैसा दिया हुआ है इस कंपनी को, तो जिनको उनको लगता है भाई आ जाओ, हम इस कंपनी का होता है ना कि थोड़ा सा जो भी निकलेगा निकालेंगे, आप में सब में बांटेंगे। तो ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट करती है और एक कमिटी बनाती है उन सारे लोगों का जिसने इस कंपनी में पैसा दिया हुआ था, जिसे हम कमिटी ऑफ क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ओके। जैसी अब ये सारी चीज हो गई, यानी कि आपने आईपी अपॉइंट कर दिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, फिर आपने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बना दिया। ठीक है, तो उसके बाद अब आप एक बिडिंग अनाउंस करते हो। किस चीज की बिडिंग? बिडिंग आप अनाउंस करते हो कि यार ये कंपनी है, इसका सबसे जो अच्छा मार्केट वैल्यूएशन देगा, ये सबसे अच्छा जो इसका हमें डील देगा इस कंपनी के बेनिफिट के लिए, इस कंपनी से फायदा जो होगा, हम उनको इनवाइट करेंगे इस कंपनी के रिजोल्यूशन के लिए। तो अब कौन
ऐसे लोग आएंगे। जो लोग को लगता है कि इस कंपनी में अभी भी पोटेंशियल है, भले ही कंपनी खराब हो चुकी है या फिर इसके पास पैसा नहीं है, बट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके वो बाद में शायद पैसा कमा सकते हैं। तो वैसे लोगों को ये जो सीओसी है या जो आईपी है वो इनवाइट करती है और बोलती है कि आप अपना रेजोल्यूशन प्लान दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आएंगे जो अपना प्लान देंगे, तो रेजोल्यूशन प्लान लेके आएंगे, ठीक है, RP1, RP2, RP3। तो ये कौन है? ये सब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं जो अपना एक डील लेके आ रहे हैं, ठीक है। अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने अपनी डील यहाँ पे, अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर दी और सीओसी क्रिएटर्स ऑफ कमेटी को ये ठीक लग गया, तो चीजें हो जाएंगी वहां पे। और जो डिसीजन होगा, मान लो कि अगर डिसीजन नहीं आ रहा है तो डिसीजन कैसे लिया जाता है? 66% मेजोरिटी वोटिंग के साथ डिसीजन लिया जाता है। तो ये रिजोल्यूशन का प्लान हो गया, सीओसी ने अगर एडमिट कर लिया तो ठीक है, उसके बाद चीजें हो जाएंगी, वहां पे कंपनी का रिजोल्यूशन हो जाएगा। अगर वो बात नहीं माना जाता है, कि किसी को लग रहा है कि नहीं यार डील उतनी अच्छी नहीं है, तो सिंपली वहां पे क्या किया जाएगा? कंपनी का लिक्विडेशन कर दिया जाएगा। मतलब कंपनी अब वाइंड अप की जा रही है। देखो दो डिफरेंस है, एक लिक्विडेशन है, एक रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन का मतलब है कंपनी जिंदा रहेगी, कंपनी फिर से काम करना स्टार्ट कर देगी उसके रिस्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट के साथ, रिस्ट्रक्चर्ड एसेट्स के साथ, मार्केट वैल्यूएशन अलग होने के साथ। लेकिन जब लिक्विडेशन, अगर ये प्लान नहीं अचीव हुआ, ये आप फिर माना नहीं गया, तो लिक्विडेशन क्या जाता है? इसका मतलब क्या है कि हम कंपनी के सारे एसेट्स को बेच देंगे, हम सारे कंपनी के जो मर्जर हैं, टेक ओवर, सारी कंपनी को हटा देंगे, ये करेंगे। और ये जो पूरा रेजोल्यूशन प्लान है, ये किसको भेजा जाएगा? ये NCLT को भेजा जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए। और एक बार हो गया तो फिर सही बात है भाई, रेजोल्यूशन हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कंपनी लिक्विडेट हो जाती है। तो पहला, सबसे पहले कोई कंपनी अगर डिफॉल्ट कर गई, उसके बाद वो क्या होता है? वो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट करना चाहती है। कौन कर सकता है? सीबी क्रेडिटर भी कर सकता है, डेटर भी कर सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन जब एनसीएलटी ने वो एडमिट कर लिया, तो एडमिशन के बाद उस कंपनी की हालत को सुधारने के लिए वो कुछ आईपी को मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को हायर करेंगी। उसके बाद वो पब्लिकली अनाउंसमेंट करेंगी कि जितने लोगों को लगता है कि उसने पैसा यहाँ पे दिया है वो आइए, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाइए। उसके बाद एक रिजोल्यूशन प्लान दिया जाएगा। कौन देंगे? वो पोटेंशियल इन्वेस्टर जिनको लगता है इस कंपनी में अभी भी जान बाकी है, और वो प्लान वो फिर सीओसी को सबमिट किया जाएगा। सीओसी कौन? वही कमेटी जहां पे 66% वोट के साथ जो है रिजोल्यूशन का अगर बात हुआ तो ठीक है, वहां पे चीजें की जाएंगी। अदरवाइज अगर वहां पे प्लान एक्सेप्ट नहीं होता है तो लिक्विडेशन कर दिया जाएगा, और ये पूरा जो लास्ट वाला प्लान है वो कहाँ जाएगा? NCLT के पास जाएगा, ठीक है। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? रिजोल्यूशन का मतलब सिंपल सा है, कंपनी एग्जिस्ट करेंगी, अपना बिजनेस भी काम करेंगी। लेकिन लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी के सारे एसेट्स को बेच दिए जाएंगे, कंपनी ही बंद हो जाएगी, कंपनी खत्म, ठीक है, ओके। अब कुछ कुछ यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जैसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। इसमें हमें याद है, हमने क्रेडिटर्स की बात करी थी, तो वहां पे बोला था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं और एक क्या होते हैं? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं। लेकिन जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स होते हैं उसमें सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आते हैं, इसमें आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नहीं आते हैं, ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो पैसा, जो रिजोल्यूशन प्लान के थ्रू जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा या जो एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन में फाइनेंशियल प्लस ऑपरेशन दोनों आएंगे। क्लियर? यानी कि कमिटी में सिर्फ फाइनेंशियल है, लेकिन जो रीइंबर्समेंट होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें फाइनेंशियल प्लस ऑपरेशनल दोनों लोग आएंगे, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इसलिए इन सारी चीजों पे एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि यूपीएससी में इकोनॉमिक्स जो है ऐसा सेक्शन होते जा रहा है जहां पे बहुत ही टेक्निकल टर्म्स बार बार डाले जा रहे हैं और कभी कभी बहुत ही फैक्चुअल भी आ रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। खैर, तो ये रहा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की पूरी डिटेलिंग। अब देखते हैं इसके 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। पहला पिलर है इंसॉल्वेंसी एंड प्रोफेशनल्स, मैंने इसका डिस्कशन कर लिया, ठीक है। सेकंड पिलर है इसके इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। अब ये कौन लोग हैं? ये बेसिकली ये ऐसी संस्थानें हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो उस लेंडर, उस टर्म्स ऑफ लेंडिंग, उस सारे फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। थर्ड क्या है? इट्स अ एजुडिकेशन। पहला इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, थर्ड इट्स इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, फोर्थ क्या है? एजुडिकेशन प्रोसेस है। एजुडिकेशन का मतलब चीजें आप कैसे वहां पे उसको डील करने वाले हो, जस्टिस कैसे देने वाले हो। तो ये जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ये सारे केसेस को यहाँ पे हैंडल करने वाली है, जितने भी कंपनीज के बारे में। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है इंडिविजुअल के लिए करेगा, कंपनी के लिए जहां बात आएगी वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल करेंगी, लेकिन जहां पे इंडिविजुअल के बारे में बात आएगा
वहां पे ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल करेगा। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे इनके डिसीजन से आपको नहीं सहमति नहीं है, तो आप अगेन अपील कर सकते हो। कहाँ पे? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कंपनी वाली करेंगे। इंडिविजुअल कहाँ कर सकते हैं? डेट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल वाले में कर सकते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ पिलर इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में इट्स अ रेगुलेटर, एक बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरा एक ओवरसाइट रखता है, यानी कि 4 सेक्शन है, आईपी, ठीक है, आईयू, एजुकेशन एंड ये आपका बोर्ड, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये है पूरी कहानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में, ठीक है। अब ये एक और चीज आ सकता है कि क्या जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, क्या ये एनबीएफसी में लागू हो सकता है? कुछ टेक्निकलिटीज के साथ, कुछ रेगुलेशन के साथ, हाँ। अगर वो एनबीएफसी का जो एसेट साइज है, जहां पे वो बैंक्रप्सी वाली कंडीशन में जा रहे हैं, वो 500 करोड़ से ज्यादा है, तो वो आईबीसी कोड के अंदर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है, उसको स्टार्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? वो रेगुलेटर आरबीआई के पास है, ठीक है। हो गया समझ में? चलो ठीक है। एंड अब क्या समझते हैं, इसको और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कोड। जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला था कि हाँ देखिए, अगर रिजोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, तो उस कंपनी का जो पूरा मैनेजमेंट वाला सिस्टम है, ठीक है, वो कहाँ जाता है? वो चला जाता है उन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के पास चला जाएगा, जो उस कंपनी में प्रपोजल लेके आए इन्वेस्टमेंट करने के पर्सपेक्टिव से। यानी कि मैनेजमेंट जो होता है कंपनी का, वो ओरिजिनल मैनेजमेंट जो टीम है उनके पास नहीं रहता है। थर्ड, यहाँ पे आईबीसी जो है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रिजोल्यूशन पे प्रायोरिटाइज करना, जहां पे कंपनी फंक्शन करे, क्योंकि तभी आपके पूरे इकोनॉमी में एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंपैक्ट हो सकता है, एक अच्छा मैसेजिंग जाएगा, एक अच्छी सेंस ऑफ ट्रस्ट वाली फीलिंग आ सकती है ना, लग रहा है कि हाँ कंडीशन अच्छी है, तो इसलिए एक ओवरऑल इकोनॉमी के पॉजिटिव चीज के लिए अच्छी है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और इसमें चैलेंजेस क्या है? देखो यार, इतना सारा काम करने के बावजूद भी अभी भी जो एनसीएलटी में है, 15% ही ऐसी जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है, या जो पूरा प्रोसेस है, वो रिजोल्यूशन में खत्म हुआ है, बाकी सारे में कंपनीज को बंद करना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे बेंचेस है जहां पे अभी भी डिले हो रहा है रिजोल्यूशन प्रोसेस में। और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, मतलब अगर ऐसी कंपनी जो यहाँ से बैंकरप्ट होकर मतलब कहीं बाहर चली गई है, तो उस केस में ये प्रोसेस अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एमएसएमईज के बारे में क्या है, ठीक है, और थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, इतना इतना काफी है। थैंक यू सो मच। दिस इज निखिल उबे साइनिंग ऑफ।